नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025। जी हाँ, यह वीडियो बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 से फोकस्ड है और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या नया है इस चुनाव में। जी हाँ, इस चुनाव में क्या ऐसा नयापन आया है जो पिछले बिहार विधानसभा आम निर्वाचन से अलग है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो बदल गई है, यानी क्या है जो बदल गया इस चुनाव। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे बदलाव आए हैं और पीओ जो है और P1 पर खास नजर और अलग अब की बार कार्रवाई की बात की गई थी। पहले जो कार्रवाई की बात की जाती थी वो वर्बल इंस्ट्रक्शंस होते थे, अब की जो है कार्रवाई की बात आपको लिखित पत्र के माध्यम से आया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उन सारी चीजों को और उन बारीकियों को जानते हैं जो बदला है, जो नया है। चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला, मतदान का समय 7 से 6 है। पिछले लोकसभा में यही था। विधानसभा अगर पिछला से देखें, क्योंकि अब समय जो है 5 वाला नहीं रहा है, अब समय जो है 7 बजे सवेरे से लेके 6 बजे तक शाम तक रहेगा। यह ध्यान देने की बात है कि अगर 6 बजे के बाद भी यदि मतदाता लाइन में रहते हैं तो ये आपको पर्ची बांटा जाएगा और अंतिम मतदाता के वोट देने के बाद ही आपको मतदान समाप्त माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पीसीसीपी का पद समाप्त है। पहले पीसीसीपी के पद हुआ करते थे, लेकिन अब जो है पीसीसीपी का पद जो है वो समाप्त है। लोकसभा में भी समाप्त था, लेकिन जो पिछला कुछ चुनाव हुआ है इस सब में पीसीसीपी के पद थे, लेकिन बिहार विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो पीसीसीपी का पद अब नहीं है, पिछले वाले में था। उसके बाद लिफाफों की संख्या 4 से 6 हुई है। जी हाँ, उनके नाम भी बदल गए, अब अलग अलग नाम है। उन सब पे हम नजर दौड़ाएंगे और देख लेंगे आपको संक्षेप में कि क्या क्या कौन कौन से जो लिफाफे हैं बदले हैं, उनमें लिफाफे कितने रखे जाएंगे। बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, खासकर लिफाफों की बात करें तो अब की बार जो लिफाफे मिलते हैं, चूंकि आपको मैं बताता चलूं कि पहले जो मिलता था चुनाव आयोग की तरफ से पूरा एक बुकलेट मिलता था, उसमें से आपको जो भी प्रपत्र थे फाड़ने होते थे। अब व्यवस्था इस तरह से बदली है। अगर लिफाफों की बात की जाए तो मान लीजिए स्टेचुरी में कौन कौन से प्रपत्र रखने हैं, तो एक पूरा बुकलेट बना दिया गया है। जितने लिफाफे हैं और उसमें रखे जाने वाले जो जो प्रपत्र हैं उसके बुकलेट रूप में अलग अलग हैं। मान लीजिए कि 6 लिफाफे हैं तो 6 बुकलेट से अलग अलग छापे गए हैं। उसके बाद आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए एक आपको पिट्ठू बैग जो होता है वो मिलेगा। उसके अलावा सामग्री की बात की जाए तो सारे बॉक्स मिलेंगे, अलग अलग बॉक्स मिलेंगे, उस सारे सामग्रियों को रखें। बहुत सारे बॉक्स मिलेंगे जिसमें छोटे छोटे जो सामग्री पहले झोला में रखे एक जगह रख दिया जाता था तो खोजने में आपको समस्या होती थी। तो अब की बार व्यवस्था बदली है, छोटे छोटे आपके प्लास्टिक के बॉक्स मिल रहे हैं। जो कैरी बैग आपको झोला मिलता था कि कुछ देर ले जाने के बाद उसका जो उठाने वाला और टांगने वाला टूट जाता था, वो नहीं है। आपको पिट्ठू बैग मिलेगा, जिस तरह से बैग जो सामान्यतः हम लोग लेके चलते हैं। प्रपत्र की बात हो गई कि प्रपत्र बुकलेट में मिलेंगे। कौन से प्रपत्र कौन से लिफाफे में रखे जाने हैं उस पर बाजाबता उस पर लिखा रहेगा। उसके अलावा जितने भी लिफाफे रहेंगे उन सारे लिफाफों पे आपको प्रिंटेड इंफॉर्मेशन रहेगी कि ये कौन सा लिफाफा है। उसके बाद उसमें रखे जाने वाले जो अंदर के लिफाफे हैं उस लिफाफों पर भी लिखा जाएगा कि ये जो लिफाफा है सांवेदिक लिफाफा, और जिसमें कौन सा आपको प्रपत्र रखा जाएगा उस प्रपत्र का नाम भी उस पर अंकित रहेगा। ये बहुत आपको आसानी करने के लिए चुनाव आयोग ने इस पे काम किया है और ये चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या चीजें। अगर ध्यान से देखा जाए तो पीओ का जो कंट्रोल एरिया है ये बदल गया है। पीओ का कंट्रोल एरिया पहले 200 मीटर हुआ करता था, अब वो 200 मीटर नहीं रहेगा। अब वो कंट्रोल एरिया बदल के 100 मीटर हो गया और 100 मीटर के बाद अब इलेक्शन बूथ आपको लग सकते हैं। जी हाँ, आपको सुन के ये अटपटा सा लगाओगे इलेक्शन बूथ। इलेक्शन बूथ, जी हाँ, एक पोलिंग बूथ होता है, एक इलेक्शन बूथ होता है। इलेक्शन बूथ वो होता है जहां आप जब वो वोट देने आते हैं तो आपको जो एजेंट्स होते हैं अलग अलग पार्टियों के, तो वो टेबल अपने कुर्सी पर लगा के बैठे रहते हैं, तो उसी को इलेक्शन बूथ कहा जाता है। तो अब क्या है कि 100 मीटर के बाद वो बना सकते हैं। उनके अपने अपने जो एरिया बताए गए हैं कि कितने का वो अपने टेंट लगा सकते हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं। तो 10 बाई 10 का वो अपना टेंट लगा सकते हैं, वहां टेबल एक और दो कुर्सियां रख सकते हैं। खैर वो उनका
अपना हिसाब हुआ, हमें अपने चूंकि कर्मी हैं तो कर्मी के हिसाब से देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप एक नागरिक हैं, एक पोलिंग एजेंट होंगे आगे बन के, तो आपके लिए भी ये जानकारी आपको उचित है, आम लोग भी अगर देख रहे हैं तो इससे अवेयर होंगे। तो अब कंट्रोल एरिया जो है 200 मीटर जो होता था वो अब सिमट के 100 मीटर हो गया है। ये आपको जानकारी नहीं है। इसमें बूथ पर लगेगा मोबाइल होल्डर, बूथ पर जो है अब मोबाइल ले जाया जा सकता है, लेकिन अंदर जहां वोट दिया जाएगा वोटिंग कंपार्टमेंट में नहीं जाएगा। क्योंकि लोग हैं आजकल मोबाइल सबके हाथों हाथों में है, तो ये मोबाइल जब वो लेके जाएंगे तो होगा क्या, तो वहां एक मोबाइल होल्डर आपको दिया जाएगा और वो मोबाइल होल्डर आपको मिलेगा बूथ पर टंगा हुआ, और उस आप मोबाइल होल्डर में अपना मोबाइल रखिएगा, वहां आपको कूपन उसके लिए मिल जाएगा। फिर आप बूथ पर वो जो अंदर जाएंगे और वोट देके लेके आए दे के आएंगे, उसके बाद आप उस टोकन को देंगे और अपना मोबाइल रिसीव करके चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि बूथ पर जो है मोबाइल होल्डर रहेगा, ये कर्मी जान ले। इसके लिए व्यवस्था आपको कर्मचारी की सरकार और प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। उसके अलावा यहां अगर देखा जाए पोलिंग एजेंट की जो अर्हता है वो आपको बदली है, और यहां ध्यान देने की बात है कि वही पोलिंग एजेंट रहेगा जो उस विधानसभा का वोटर हो। पहले स्थिति होती थी कि जिस उस बूथ का वोटर हुआ करता, तो अर्हता जो है वो बदल गई है। पूरे विधानसभा में कहीं भी अगर वो मतदाता है तो उस पूरे विधानसभा में कहीं भी आपको पोलिंग एजेंट वो बन सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला क्या है। यदि बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर है तो मॉक पोल पर वो भी साइन करेंगे, उनका भी साइन होगा। अगला है 100% बूथ पर होगी वेबकास्टिंग। पहले 50% बूथ पर हो जाता था, वो सिलेक्टिव मोड में होता था, अब ऐसा सिलेक्टिव नहीं है, पिक एंड चूज नहीं रहेगा। अब होगा क्या कि जितने भी बूथ होंगे सभी बूथ पर वेबकास्टिंग होगी। तो ध्यान रखने की बात है कि वहां विजुअल तो जाएंगे ही, ऑडियो भी जाते हैं, इसलिए अगर आप कर्मी हैं तो संभल के बात कीजिएगा वहां, क्योंकि कंट्रोल में वो सारी चीजें जाती है और आपके जो वीडियो के साथ साथ आपकी आवाज भी वहां पहुंचती है। तो जब 100% बूथ पर वेबकास्टिंग है तो आपको, चूंकि आप सरकारी सेवक हैं, तो आपको वहां अलर्ट रहने की जरूरत है। अगला है पीओ का कंट्रोल एरिया बदला, मैंने बता दिया उसको कि कितना होगा उनका कंट्रोल एरिया। उसके बाद क्या है कि अब होगी आपको पीओ और P1 पर अनुशासनात्मक कार्रवाई। अब इस पे मैं थोड़ा सा रुकूंगा और अब आपको बताऊंगा कि पहले आप कहें कि ये तो पहले भी बताया जाता था कि हाँ अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो अब पहले वर्बल हुआ करता था, आपको बताया जाता था, लेकिन अब की बार क्या है कि चुनाव आयोग ने इसके लिए पत्र जारी कर दिया है। और चलिए पहले उस पत्र को देख लेते हैं कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो कैसे आपको उस पत्र के आलोक में आप पर कार्रवाई हुई। एक 24 जून 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने पत्र निकाला है सभी राज्यों और संघ राज्यों को, कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा है। बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं, हमें एक बिंदु से मतलब है, वो बिंदु है बिंदु नंबर 6। यहां बिंदु नंबर 6 में कहा गया है कि ऐसे सभी मामले जहां मॉक पोल को कंट्रोल यूनिट से नहीं मिटाया गया है या मॉक पोल से संबंधित वीवीपैट पेपर पर्चियों को पूर्णतः या अंशतः नहीं हटाया गया है, या सीयू में डाले गए मत फॉर्म 17 यानी 17C के भाग 1 में यथा उल्लिखित ईवीएम में डाले गए मतों के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी और अधिकारी ए, इन दोनों पे आपको अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर कंट्रोल यूनिट में मॉक पोल किया जाता है, अगर सीआरसी नहीं होगा और वीवीपैट से वो मॉक पोल की पर्चियां नहीं निकलेगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वोट होगा तो आपको 17C से वो वोट मैच नहीं करेगा, क्योंकि मॉक पोल में 50 जो वोट डालने हैं वो उसमें आपको कंट्रोल यूनिट में रहेगा, अगर नहीं मिटा रहेगा उसकी पर्ची भी आपको वीवीपैट में रहेगी तो वो तो वेरी कर जाएगा। तो यहां कहने का मतलब है कि आपको सावधानी बरतनी होगी। मॉक पोल जब हो जाएगा तो कंट्रोल यूनिट को आपको सीआरसी करनी होगी सीलिंग से पहले, और वीवीपैट से पर्चियों को पूर्णतः हटाना होगा। क्लियर है? चलिए आगे जानते हैं अगला क्या बदलाव है। लिफाफा, 6 लिफाफे हैं, सब क्रम से नीचे आपको दिख रहे हैं, वो जो कैसे आपको ड्रॉप डाउन हो रहे हैं। ईवीएम रही लिफाफा है, समीक्षा लिफाफा है,
सांविधिक लिफाफा, असांविधिक लिफाफा, पांचवा लिफाफा, छठा लिफाफा। सांविधिक लिफाफा, संवीक्षा लिफाफा और ईबीएम लिफाफा, ये तीनों सफेद के होंगे। असांविधिक पीला होगा, जो पांचवा लिफाफा वो कत्थई रंग का होगा और छठा लिफाफा नीला होगा। अब ईबीएम लिफाफा जो है, जो सफेद रंग का होगा, इसमें आपको 3 लिफाफे इसके अंदर रखे जाएंगे। संवीक्षा लिफाफा जो सफेद रंग का होगा, इसमें 4 लिफाफे इसके अंदर रखे जाएंगे। सांविधिक लिफाफा ये सफेद रंग का है, इसमें 6 लिफाफे रखे जाएंगे। क्योंकि रखने 5 ही होते हैं, 6 को इसलिए जोड़ा जाता है कि अगर लिफाफों के लिए कोई अगर से ऊपर से अगर गाइडलाइन आ जाती है तो छठा लिफाफा वो वहां उसमें हो जाता है। क्योंकि रखना 5 ही है, एक्स्ट्रा आपको एक अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाता है तो उसको वहां डाला जाता है। असांविधिक लिफाफा पीला है और इसमें 13 लिफाफे, पिछले वाले में आपको 11 रखना होता था लोकसभा में, लेकिन अब के बाद इसमें 13 लिफाफे हैं। इन सारे लिफाफों में कौन कौन से लिफाफे रखे जाएंगे, कौन से लिफाफे में यानी सांविधिक में कौन सा होगा, ईबीएम में कौन सा होगा, इसके लिए मैं डिटेल अलग से वीडियो बना दूंगा। क्योंकि इसमें अगर उस चीज को अगर इंक्लूड किया तो वीडियो बड़ा हो सकता है। पांचवा लिफाफा ये कथई कलर का होगा, इसमें 3 लिफाफे हैं, पिछले वाले में थोड़ा सा अलग था। छठा लिफाफा नीले रंग का होगा और ये इसमें 5 लिफाफे होंगे, पिछले वाले में 6 लिफाफे थे। ये बदलाव है, ये सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। ये 6 पैकेट्स तो बनेंगे और इस 6 पैकेट्स में भी अलग अलग कलर होंगे और उनमें अलग अलग आपको प्रपत्र डाले जाएंगे। और प्रपत्र कैसे मिलेंगे मैंने आपको बता ही दिया कि अलग अलग बुकलेट्स उसके लिए छप गए हैं और वो मिलेंगे। बहुत आसानी होगी आगे जो अगर चुनाव कराने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, अगर पोलिंग आपको जो पार्टी है उन सबको सुविधा आपको होगी। अब कुछ चीजें हैं, ईबीएम जो वीवीपैट है, टेंडर बैलेट है, सील टैग्स भी डिस्पैच सेंटर पर ही मिलेगा स्टेशनरी के साथ। जब आप सामग्री लेने जाएंगे तो आपको सामग्री के साथ ये सारी चीजें मिलेंगी। क्योंकि अब की बार मामला पीसीसीपी के नहीं होने का है तो सारा सामान आपको ही मिलेगा, ध्यान रखने की जरूरत है। और यहाँ है कि आपको सावधानी बरतने की ये जरूरत है कि ईवीएम जब मिलेगा तो आप उसको वहीं जोड़ के वहीं इसका कनेक्शन बना के उसको नहीं करेंगे, बस देखेंगे कि सारी चीजें सील है कि नहीं, वो प्रॉपर है कि नहीं। कहने का मतलब बीयू अगर देख लिया आपको तो वहां टेस्टिंग नहीं करना है, ये ऊपर से देख लेना है कि बीयू अगर कैंडिडेट 6 है तो बीयू में 6 बटन खुले हुए हैं, ये सारी चीजें करनी। कनेक्शन बना के वहां आपको नहीं देखना है, इस चीज की सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। उसके बाद है फोर्स भी डिस्पैच सेंटर पर ही मिलेगा, क्योंकि सारी चीजें और पूरी पोलिंग पार्टी यही आपको डिस्पैच सेंटर से ही रवाना होनी है। तो इन सब चीज का ध्यान रखना है। सीलिंग प्रक्रिया जो है बदल गई है, स्ट्रिप सील नहीं होगा। जो एबीसीडी जो पहले हुआ करता था, एबीडीबी बाबा जिसको कहा जाता था, वो जब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसी में था, अब वो नहीं रहेगा। ग्रीन पेपर सील भी है, इसका स्वरूप भी बदल गया है, इसको भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए ग्रीन पेपर सील का जो फ्रंट साइड है वो इस तरीके से दिखेगा आपकी बात, और उसके बाद जो बैक साइड है वो इस साइड दिखेगा, ऐसे दिखेगा, जिसमें आपको दिखेगा यहां अगर देखा जाए तो ग्रीन दिख रहा है, यहां आपको देखा जाए तो रेड है। और यहां अगर आप देख सकते हैं तो ये चूंकि उस पर एक कोई कुछ चिपका है जिसको हटाया जा सके, इसको बैक पेपर बोलते हैं। यहां बी दिख रहा है, अब चलिए उसको देख लेते हैं, ए और बी कैसे दिखेगा और कैसे इसको लगाया जाएगा ये भी देख लेते हैं। आपको फोटो आपके सामने है, यानी सामने ये जो आपको कंपार्टमेंट है, ये जो स्पेशल कंपार्टमेंट होता है जहां आपको सीआरसी यानी क्लियर इत्यादि रहता है, प्रिंट रहता है, वहां उसको सील किया जाता है। उस जगह को देखिएगा, इसको इस तरह से यहां से पुट किया गया है। ये जो हरा वाला है इसके सामने ये रिजल्ट वाला सेक्शन है और ये वाला सेक्शन आपको प्रिंट का सेक्शन है, यहीं से रिजल्ट होता है ना, क्लियर इधर रहता है। अब इस कंपार्टमेंट को इसी कंपार्टमेंट को रिजल्ट कंपार्टमेंट कर देते हैं। जब ये लगा के और पूरा ये कंपार्टमेंट को बंद किया जाता है तो इस मोड में दिखता है, और ऊपर आपको यहीं से वैक्स हटाया गया है तो आपको ए दिखता है, यानी ए वाले को फिर इस पे चिपकाया जाएगा और इसके ऊपर से आपको बी चिपका दिया जाएगा। यानी इस कहानी में है स्ट्रिप सील जो एबीडीबी को पूरा लंबा इधर से उधर चिपकाया जाता था वो अब है नहीं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और क्या क्या है। सीलिंग जो प्रक्रिया ये थोड़ी बदल गई है, जैसे मैंने बताया। अब क्या है कि ग्रीन पेपर सील लगेगा, स्पेशल टैग लगेगा, एड्रेस टैग लगेगा। अब वो स्ट्रिप सील वाला बाजार नहीं है, ग्रीन पेपर सील में ए और बी चिपका देंगे जैसे मैंने आपको पीछे बताया भी। क्लियर है? अब देखना है हमें कि पोल आरंभ करने से पहले आपको क्या करना है। जब पोल आरंभ होता है तो करना क्या है, जो मतदाता रजिस्टर है इस पे ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर कहीं गड़बड़ हुआ इसी चीज पर, अभी आपको अगर कोई भी पत्र दिखाया मैंने, अभी आपको पत्र दिखाया मैंने, जिससे अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो आप पे अब की बात कार्रवाई होगी। क्योंकि सारे के सारे कर्मी हैं
और सरकार के सेवक हैं तो कार्रवाई होने पे सर्विस आपकी बाधित हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। क्या है, पढ़ लेते हैं। रजिस्टर पर पहला मतदाता का विवरण दर्ज करने से पहले, कौन से रजिस्टर पे, 17 रजिस्टर पे, पूर्व प्रथम मतदान अधिकारी के साथ पीठासीन अधिकारी सीयू, प्रथम अधिकारी पीयू की बात हो रही, P1 की बात हो रही है, पीठासीन पदाधिकारी सीयू का टोटल बटन दबाकर चेक करें कि कुल पोल वोट 0 यानी शून्य प्रदर्शित हो रहा है, क्योंकि मॉक पोल के बाद हम सीआरसी करते हैं, जब सीआरसी करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब क्या करना है कि रजिस्टर के शुरुआत में सबसे ऊपर प्रथम और पीठासीन अधिकारी को अपने हस्ताक्षर से निम्न स्टेटमेंट लिखना होगा। एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा और वो क्या होगा कि मॉक पोल संपन्न होने पर, यहां पर छूट गया है, मॉक पोल संपन्न होने पर मॉक पोल का डाटा क्लियर करने के बाद कंट्रोल यूनिट को चेक किया और कुल पोल्ड जो वोट है, यहां लिख देंगे वोट आपको 0 प्रदर्शित हो रहा है, और पीठासीन पदाधिकारी अपना दस्तखत करेंगे इधर राइट साइड में, और बाएं साइड में अपना नाम और पदनाम हस्ताक्षर सहित मतदान पदाधिकारी, यहां प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय नहीं, जबकि उसका अधिकारी कौन होता है, उसको डील कौन करता है, रजिस्टर को, मतदाता रजिस्टर को डील करता है आपको P2, लेकिन यहां दस्तखत ये दोनों करेंगे। उसके बाद पहला जो मतदाता का क्रमांक जो आपको नोट होगा, ये ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद और क्या ध्यान देने की जरूरत है, रियल पोल जब इंड हो जाएगा तब क्या ध्यान देना है, ध्यान रखिएगा कि P2, एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि P2 द्वारा जो अमिट स्याही जो लगाया जाता है, P3 नहीं लगाता है, P2 लगाता है, तो अमिट स्याही जब लगा के बाद ही उसका विवरण दर्ज करे, कहां, रजिस्टर में। क्यों, क्योंकि अक्सर देखिएगा जब स्याही लगा दी तो सबसे पहले लोग उसको पूछता है, तो दर्ज मान लीजिए कि लगा दिया और वो चल दिया, तो करना है कि पहले उसके आपको बाएं अंगूठे के ये उंगली के तर्जनी में लगाया जाता है, हाथ के तर्जनी में लगाया जाता है। अब उसके बाद जब वो लगा दिया जाएगा और तब आपको क्या होगा, उसका विवरण दर्ज करना होगा। इससे होगा क्या, जब आप विवरण जब तक दर्ज कीजिएगा तब तक उसकी उंगली का जो है स्याही सूख गया होगा। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या है, लास्ट वोट जब हो जाएगा तो अंतिम मतदाता द्वारा मंत्र अंकित किए जाने के बाद मतदाता रजिस्टर को पर अंतिम प्रविष्टि के बाद एक लाइन खींचकर हस्ताक्षर युक्त स्टेटमेंट निम्न प्रकार लिखेंगे। क्या, मतदाता रजिस्टर 17 के अंतिम प्रविष्टि का क्रमांक फलाना है, यानी लास्ट सीरियल नंबर यहां लिख देना है। और उसके बाद क्या करेंगे, पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे और उपस्थित एजेंट का हस्ताक्षर स्टेटमेंट के साथ नीचे अनिवार्य रूप से प्राप्त करेंगे, और P2 में वहां हस्ताक्षर कर सकते हैं। ध्यान रखना है इन सब चीजों का, की जानकारी जो है आपको दे देनी होगी पोलिंग एजेंट्स को, इसलिए उनके हस्ताक्षर वहां कराए जाते हैं कि वो बाद में कहे नहीं कि ये इतना वोटर इससे आपको ज्यादा या कम के लिए वो दावा आगे नहीं कर सके। क्लियर है, स्पष्ट हो गया है। इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक सारा इंफॉर्मेशन जो नया है वो पहुंचे। आशा है आपको वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और कंटेंट पसंद आता है हम लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।